ठीक है, आवाज आ रही है ना? तो जनरल जीओसी का लास्ट पार्ट मेरा क्या था? पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल्स, है ना? इसको हम लोग को अभी नहीं पढ़े हैं, इसको हम लोग पढ़ना है। तो पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जिसमें क्या हो, फ्री रेडिकल्स होता है। जैसे हम लोग बात करें कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे क्या हो गया, आउटर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन मतलब क्यों? इसके कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको क्या बोले, आउटर इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी तक हम लोग पेयर फॉर्म में देख रहे थे, लोन पेयर था, चाहे निगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज के साथ था, इस टाइप का कंजुगेशन हम लोग सारे पॉइंट देखें। ये लास्ट पॉइंट क्या है? डबल बॉन्ड कंजुगेट विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री रेडिकल के साथ क्या हो, ये कंजुगेशन है। यहाँ पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, इसके में जो कंजुगेशन होता है वो क्या होता है? अब ये पाई बॉन्ड्स कितने इलेक्ट्रॉन से बना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से, है ना? इसका रेडिएटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों मिलकर क्या बना ले, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ड्रॉ कर सकते हैं क्या, CH2, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल्स। समझे? यहाँ पर क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, एक ही इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का था, ये इलेक्ट्रॉन किसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। मतलब जब भी पाई बॉन्ड बना था 2 इलेक्ट्रॉन से बना था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके बनाया था। ये बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया, होमोलैटिक क्लीवेज हो गया, कह सकते हैं ऐसा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, दोनों मिलकर क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बन गया, है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि कैसे कर सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है CH2। एक्चुअली जो पाई बॉन्ड बना होगा, इसका p ऑर्बिटल रहा होगा, इसका p ऑर्बिटल रहा होगा, और इसका p ऑर्बिटल रहा होगा, है ना? तीनों के पास क्या रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। हर p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, हम एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब पाई बॉन्ड बना रहा है ना? ये भी क्या बना लिया, आपका पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। समझे? अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ये फ्री रेडिकल फिर इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक किया, और दोनों इसके साथ क्या किया, बॉन्ड बनाकर किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। समझ में आ रहा है? पी जो ऑर्बिटल ड्रॉ करते थे कार्बन का, सब में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता था, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता था। जितना भी PX PY PZ है, समझे, ये यदि पी बाई होगा तो ये भी क्या होगा, पी बाई होगा, ये पी बाई, क्योंकि जब भी रेजोनेंस करेगा तो ऑर्बिटल रिमेन्स इन सेम प्लेन, हमेशा क्या रहेगा, सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी तो ये रेजोनेंस करेगा। तो यदि मैं ये बोलूँ कि ये पी बाई है ना, तो ये भी क्या होगा, पी बाई होगा, ये भी क्या होगा, पी वाई होगा, तभी तो ये सेम प्लेन में आएगा। जब सेम प्लेन में ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, तो ये ऑर्बिटल फिर इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है। कब, जब ये बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। बात समझ रहे? तो इस तरह से क्या हुआ, फ्री रेडिकल ट्रांसफर कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। दिस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस बोलते हैं। फ्री रेडिकल का रेजोनेंस हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए इसको। सारा कंसेप्ट वही है जो हम लोग पिछले बार में पढ़े हैं, अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है।
तो इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फ्री रेडिकल्स। अब इस तरह से कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि CH2 यहाँ पे फ्री रेडिकल्स है, इसका क्या रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेगा, ये है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बना लेगा, नहीं बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। जब इसका रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2 है ना, और ये फ्री रेडिकल कहाँ बन जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसका कार्बन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, यही इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों मिलकर क्या बना लेगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल्स बन जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बन जाएगा। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल्स डबल बॉन्ड। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, है ना। दोनों मिलकर क्या बना ले, पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल कह सकते हैं कि इस पे आ जाएगा, अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको ना भी दिखाएंगे तो काम चलेगा, कि यहाँ पे हम लोग दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन तो उसी के कार्बन के पास रहेगा जिसके साथ वो बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये फ्री रेडिकल्स, है ना। अब क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल्स यदि इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहे, किसके साथ, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, ये पाई बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। वो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब दोनों मिलकर क्या बना लेगा, आपको पाई बॉन्ड्स बन जाएगा और ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा, CH2 पे। अब इस पर क्या बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल्स, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल्स बन गया। तो इस तरह से अब देखिए ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, बना सकते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, फर्स्ट जितना ये सिग्मा बॉन्डेड एटम है सबको ड्रॉ कर दिए, और उसके बाद क्या किए, अब देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। सभी कार्बन के पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, इसको हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा दिया, है ना। अब हम लोग ये दिखाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पार्सली सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या होगा, पार्सली सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या होगा, पार्सली सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको पार्सली सिंगल, इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, तो इतना क्या हो गया। अब बहुत इजी है, हम लोग इतना ड्रॉ कर चुके हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतने ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी तरह से कितना किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलें कि इसको ड्रॉ करके बताइए तो क्या होगा, फ्री रेडिकल। क्या इसको ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो दोनों यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, पाई बॉन्ड्स बन जाएगा। जब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, है ना, तो यहाँ पे कौन से बन जाएगा आपका, फ्री रेडिकल्स होगा, और ये पाई बॉन्ड, है ना। अब ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों मिलकर क्या बना लेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बनेगा। जब पाई बॉन्ड्स बनेगा तो लास्टली जो कितना स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बन गया, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, इसको जहाँ जहाँ पे आपका क्या करें, सिंगल बॉन्ड आ रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ पे आ रहा है सिंगल बॉन्ड आ रहा है, वहाँ पे क्या करेंगे, पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर सकते हैं। जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिए, है ना। यहाँ से क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ तक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, पार्सली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्सली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्सली सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको अरेंज करना है, 1 2 3 वो दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, है ना। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट में, जैसे सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम रेजोनेंस होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, ओनली वन कंजुगेशन इसके साथ है, ओनली वन कंजुगेशन है। यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस कंजुगेशन है, क्रॉस कंजुगेशन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, डबल, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब इसका इसके साथ कंजुगेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कंजुगेशन है नहीं, तो कैसा कंजुगेशन हो गया, ये क्रॉस कंजुगेशन हो गया। और यहाँ पर क्या है, नो कंजुगेशन, नो रेजोनेंस, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम रेजोनेंस होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा, फर्स्ट होगा, उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद सेकेंड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, है ना। नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस करेगा, करेगा ना, बात समझ रहे हैं, ये रेजोनेंस करेगा। तो ये यहाँ पे कितना कंजुगेशन है, यहाँ पे 3 कंजुगेशन है, कह सकते हैं ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस करेगा, क्या इसके साथ कोई कंजुगेशन है, नहीं। अच्छा, इसका जो फ्री रेडिकल का इसके साथ कंजुगेशन है, और फ्री रेडिकल का इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, यहाँ पर क्या है, क्रॉस कंजुगेशन है, यहाँ पर क्या है, सिंपल कंजुगेशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे,
सिंपल कंजुगेशन, यहाँ पर क्या बोलेंगे, नो कंजुगेशन। यहाँ पर क्या हो गया, नो कंजुगेशन। तो नो कंजुगेशन मतलब यहाँ पे कोई रेजोनेंस, जैसे यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है। समझ में आ रहा है, ये कंजुगेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया, मिनिमम हो गया। सबसे ज्यादा स्टेबल किसका, एक्सटेंडेड कंजुगेशन का, उसके बाद किसका, क्रॉस कंजुगेशन और सिंपल कंजुगेशन, नो कंजुगेशन। जिस तरह से हम लोग केटायन का स्टेबिलिटी देखे थे, उसी तरह से जितना भी फ्री रेडिकल्स बना हुआ है उस पोजीशन पे क्या करें, पॉजिटिव चार्ज बना दें, या पॉजिटिव चार्ज जो बना हुआ था उस पर जितना भी फ्री रेडिकल्स देंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, वही आएगा, जितना भी हम लोग केटायन देखे थे। तो ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, मतलब मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जैसे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि CH2 फ्री रेडिकल्स है, यहाँ पे क्या कर दिए, ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है ना, फिर क्या है CH2 फ्री रेडिकल्स और ये बेंजीन के साथ OCH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये CH2 पे फ्री रेडिकल्स हैं, बेंजीन रिंग हो गया, इसको स्टेबिलिटी अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी है, डी है, इस चारों चॉइस को क्या करना है, अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। स्टेबिलिटी ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, ये CH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्यों, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सभी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब जितना भी कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन यदि डोनर होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे जैसे 7 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उसका धीरे धीरे ऑक्टेट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंपल रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस, यहाँ भी सबका साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, बट यहाँ पर क्या लगा है, ये OCH3 के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसको ट्रांसफर कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं, क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है। बात समझिए, कब तक, ये जब रेजोनेंस करता है, जब कोई +R ग्रुप होता है तो उसका पारा पोजिशन पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। पारा पोजिशन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव। ये निगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। किसके वजह से, इस ग्रुप के वजह से नहीं, ये ग्रुप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी धीरे धीरे क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा, और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब ये कंसिडर करना पड़ेगा, OCH3 में NH2 में विच वन इज द मोर डोनर ग्रुप। कौन डोनर ग्रुप है, NH2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है वो कम डोनर होता है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है वो ज़्यादा डोनर होता है। तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, और जैसे ही इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, बट क्या होगा, कम बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये लेस डोनर होगा और ये मोर डोनर होगा,
है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें से किसका ज़्यादा हो गया, आपका सी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद किसका हो गया, बी का। क्यों, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ना ही तो डोनर ग्रुप है, ना ही एक्सेप्टर ग्रुप है, ना ही डोनेट कर रहा है, नहीं खींचने वाला ग्रुप, कुछ नहीं लगा हो। सिंपल रेजोनेंस करेगा, जितना रेजोनेंस यहाँ कर रहा था सभी के साथ जितना रेजोनेंस कर रहा है उतना रेजोनेंस यहाँ भी करेगा, है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इस दोनों से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा है और नहीं कम कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है, CHO कैसा ग्रुप है, कौन सा, -m ग्रुप। ये -m कह सकते हैं और -r कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है ना क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी डिक्रीज किया तो क्या हो गया, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, आपका कम जाएगा। बात समझे। तो सबसे ज़्यादा सी का स्टेबिलिटी क्या हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बात करें तो सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का, उसके बाद डी का। सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होगा, डी का होगा। लिख लीजिए इसको। देखिए इस टाइप का मॉलिक्यूल हम लोग बहुत सारे डिस्कस किए हैं और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, है ना। अभी खत्म नहीं हो रहा है, ये सब आगे आते रहेगा बीच बीच में। कॉन्सेप्ट वही है कि कितना, कौन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है, कौन खींचने वाला ग्रुप है, कौन देने वाला। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज करते जाएगा। किस में, केटायन और फ्री रेडिकल्स में। केटायन में वही चीज़ होता था, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता था उसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होता था, है ना, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाता था, इंक्रीज कर जाता था। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज है, नहीं नेगेटिव चार्ज, सिर्फ क्या है, फ्री रेडिकल्स है। अब फ्री रेडिकल्स मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 7 आएगा। अब 7 से जितना जितना अधिक 8 की तरफ मूव करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के टेंडेंसी बढ़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करते चला जाए। क्योंकि हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर में ही पहले लिखा है, जिसका क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। एक और एग्जांपल्स ले रहे हैं कि एक एग्जांपल्स है HC ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल्स, HC डबल बॉन्ड H2CH फ्री रेडिकल्स और CH3CH2 फ्री रेडिकल्स, है ना, तीनों हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा वो ऑर्बिटल स्फेरिकल होता जाएगा और न्यूक्लियस के पास होता जाएगा, नज़दीक होता जाएगा। समझ क्लियर है। जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा, S कैरेक्टर मतलब क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होता, डिक्रीज होता जाएगा। और जितना ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आपको डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्योंकि ये अब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ये sp2 और ये sp3। मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो होता है सबसे ज़्यादा sp3 का क्या होता है, कम होता है, उसके बाद sp2 का होता है और sp का होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, sp का होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि s कैरेक्टर यहाँ पे मैक्सिमम होता है, समझे। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। जैसे जैसे डिक्रीज करेगा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, कम जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका मिलेगा, ये। क्यों,
बात समझ, ऐसा भी कर सकते हैं कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, sp3 या sp3 ये भी है, इसका इलेक्ट्रॉन ये sp है तो ये sp2 है और ये क्या है sp3 है ना। मतलब sp3 है तो इसका खींचने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो खींचने का टेंडेंसी क्या होता है, कम होगा। इसका इलेक्ट्रोनिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि फ्री रेडिकल यदि sp कार्बन पे है तो इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा है और s कैरेक्टर ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिक्रीज कम होगा और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी डिक्रीज करेगा और इसकी स्टेबिलिटी कम जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको एग्जाम्पल्स लिखने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, सबसे कम स्टेबल ये हुआ, ध्यान रखिएगा। ये ऑर्डर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। अब तो याद हो गया होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक नीचे पॉइंट लिख लिया इसके बगल में, एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, एस कैरेक्टर एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, from nucleus decreases and stability decreases. स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। अच्छा, ये कंडीशन कब वैलिड होगा, जब आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब। ये जो मैंने लिखा है कब वैलिड होगा, ये जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब, बात समझे। और यही पॉइंट यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर ये पॉइंट वैलिड नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे हम बात करें कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इस पर निगेटिव चार्ज है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा जितना उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। नहीं समझ मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि इसका, जैसे हम बोलते थे कि जैसे CH3 है और COH है, तो यहाँ पर OH है तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। बट अभी जो लिखा है वो किसके लिए वैलिड है, जब आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब की बात कर रहे हैं, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये सबसे कम स्टेबिलिटी ये होगा। तो इस तरह से कोई भी किसी का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी, जैसे एक बॉन्ड एनर्जी क्या बताया था, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, याद है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, या बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ जैसे इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि कोई एटम के साथ, मान ली एक्स के साथ कोई भी बॉन्ड बना रखा है, समझे, तो इसका अब बॉन्ड एनर्जी जितना कम होगा वो इजीली उतना, मतलब ब्रेक करने में कितना एनर्जी लग रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं, कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगेगा। यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए,
ज़्यादा एनर्जी लगेगा, समझ रहे? तो वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। लिख लिया सिंपली, यहाँ पे लिखना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द bond is called bond energy। जैसे मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ अधिक होगा। अब आपको पता है किसी भी चीज का जब लेंथ बढ़ता है तो उसको ब्रेक करना क्या होता है, इजीली हो जाता है। अब उसको जैसे स्मॉल करते जाए, जैसे ये चौक है, इसको जितना छोटा हो गया, अब इसको तोड़ना थोड़ा टिपिकल हो गया, इसको और मैं छोटा कर दूं तो शायद ये टूटेगा ही नहीं। बात समझ रहे? यदि ये लंबा था पेंसिल तो उसको इजीली ब्रेक कर रहे थे, नहीं मतलब जितना आपका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब कह सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतना क्या होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, वो इजीली ब्रेक करेगा। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, समझ एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, किसको ब्रेक करना इजीली होगा, सिंगल बॉन्ड को, है ना? तो जैसे इसे हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, उसको बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही टिपिकल काम होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, उतना ही हाई होगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब कोई भी कंपाउंड जिसे दिया हुआ है, जिसे हम लोग बात करें कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH है और CH3 CH2 Cl है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों को बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करने में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा। बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, मैंने बात किया था आपको स्टार्टअप में ही कि होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और क्लोरीन का, एग्जाम्पल लिया हुआ भी है, कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे हम लोग, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, किसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। कहीं भी दिया हुआ है तो ये नहीं कि सर इसको क्यों लिए, इसको क्यों नहीं लिए, बात समझ रहे? हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है उसकी बात करेंगे कि वो बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी, उसको भी कर सकते थे CH2Cl, उसको भी कर सकते थे लेकिन हम थोड़ा सा इजी ले रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज और प्लस क्या होगा Cl माइनस, ठीक है। और इसको यदि ब्रेक किया, मतलब इसको एनर्जी लगा, कुछ एनर्जी लगेगा ब्रेक करने में, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, है ना, और प्लस क्या होगा Cl माइनस, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है, पूछेगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना है CCl और CCl, किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। तो अब कैसे पता करेंगे कि ये मतलब कह सकते हैं ये रिएक्टेंट है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये क्या है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच का स्टेप है, इसको क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट। क्या ये प्रोडक्ट बन गया क्या, कोई रिएक्शन का यदि ऐसे ब्रेक कर कुछ बनाते नहीं, ये सब क्या कहलाएगा इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब बीच का स्टेप है। तो फर्स्ट ये रिएक्टेंट हो गया, ये ब्रेक करके इंटरमीडिएट बना रहा है। अब ये देखो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, समझिए, वो उतना ही इजीली ये ब्रेक करेगा। मतलब इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका बॉन्ड फ्यूजन उतना ही इजीली होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। क्या मैंने बोला कि ये इसकी स्टेबिलिटी, मतलब इसकी चाहे इसकी जिसका भी कंपेयर करना हो, इसकी स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, इसकी स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, उसको इतना ही इजीली ये ब्रेक करेगा, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी जितना कम होगा, इसकी बॉन्ड फ्यूजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, जिसको उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा हाई होगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी किसका हाई होगा, जिसका इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा। जैसे इस दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फर्स्ट का ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड क्या होगा
इजीली ब्रेक करेगा, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कह सकते हैं, है ना, या फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसके बॉन्ड फ्यूजन की एनर्जी क्या होगा, कम होगा, है ना। समझ में आया या नहीं आ रहा है? मतलब इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, है ना, उसका बॉन्ड फ्यूजन उतना ही कम होगा। तो इसीलिए लिखा है बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। कहीं भी इसका मतलब हो गया कि कहीं भी यदि पूछा जाए कि इसका बॉन्ड एनर्जी हाई है कि लो है, कैसे डिसाइड करेंगे, उसका बॉन्ड को ब्रेक करके देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी क्या आ रहा है। फिर से मैं बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बॉन्ड एनर्जी किस यदि फाइंड आउट करना है कि किसी भी बॉन्ड की पूछ रहा है, एक्स बाई जेड दे दिया आपको कि इसका 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 बताइए, किसी का भी पूछ दिया कि इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, तो बॉन्ड एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, या तो उसको होमोलाइटिक क्लीवेज करें या तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करें। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो कैटायन एनायन बनेगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो फ्री रेडिकल्स बनेगा। और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी या कैटायन की स्टेबिलिटी देख लेंगे, जो कैटायन की स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ये ए है ना, ये बी है, तो बॉन्ड एनर्जी है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए लेस देन किसका, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑफ बी, है ना, किसका, सी एल, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये दिया रहेगा, ये ए है और बी है, इंडिकेटेड बॉन्ड किया रहेगा, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकता है, ए बी सी कर सकता है, कुछ भी दे करके आपको पूछ सकता है। तो ओवरऑल जो बॉन्ड एनर्जी है वो किस पे बेस्ड है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और फ्री रेडिकल देख चुके हैं, तो उसी पे हम लोग क्या करें, जितना भी है उसको निकाल सकते हैं ना। आपसे ये दे दिया सी एल का, यहाँ पे बताना है बॉन्ड एनर्जी क्या होगा। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है ना। तो इसका क्या बताना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी एल, है ना। बॉन्ड एनर्जी किसका बताना है आपको, सी सी एल, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, है ना। इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, समझ, ये जो बॉन्ड है इसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है, बता सकते हैं क्या होगा। अच्छा एक मिनट, इसको रुक जाओ।
लिख लिया क्या इसको? हैं? एक मिनट नहीं, ऑप्शन नहीं। ये ना इंडक्टिव बेस्ड हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है ना, उस पर बेस्ड हो जाएगा। हमें क्या जाना है आपको? रेजोनेंस बेस्ड लेके जाना है। तो इसको क्या कीजिए, सबको CH2 के साथ जोड़ दिए, CH2Cl। नहीं, तभी भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, ये CH2Cl के साथ जोड़ लिए, सभी को क्या कर दिए यहाँ पे CH2Cl के साथ जोड़ दिए। नहीं तो ये इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड हो जाएगा, जो हम लोग पढ़े नहीं हैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, समझ रहे। मतलब यहाँ भी वही है, CCl है, बट यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर किसको बताना है? ये बताना। ये सेकंड, ये नहीं रहा, ये रहा सेकंड हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका? थर्ड हो गया। ये भी क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ऐसे ये आपका फर्स्ट हो गया। तो बॉन्ड एनर्जी निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट में इसमें केटायन में चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मतलब जब भी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इसको क्या करें, इसको हम ब्रेक कर लें। कौन से? जब जिस बॉन्ड की बात की उसी को ब्रेक करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से, तब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? केटायन। यहाँ पर क्या बन जाएगा? केटायन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एनायन। मतलब सभी पे केटायन आ जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पे सभी पे केटायन बन जाएगा। नहीं, अब जितना ज्यादा केटायन का स्टेबिलिटी होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही इजी होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। जिसका बॉन्ड एनर्जी हम ब्रेक, जिसका स्टेबिलिटी मिनिमम होगा, उसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब उसका बॉन्ड एनर्जी क्या है? हाई है। कह सकते हैं ऐसा, है ना। तो इसको मतलब ब्रेक किया। अब आप बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ केटायन क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? सेकेंड क्या होगा? सब कौन सा ग्रुप है? -m ग्रुप है। सब -m ग्रुप है। तो -m ग्रुप क्या करेगा? चार्ज को और बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, है ना। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m ग्रुप। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा ग्रुप है? साइनाइड। उसके बाद ये, फिर ये, बात समझे। मतलब सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ये। उसके बाद ये, फिर ये। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले हम लोग लिखे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ केटायन, है ना। इसको मैं मिटा दूं नीचे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ केटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ केटायन। केटायन क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सा होगा? केटायन ए। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद डी। उसके बाद कौन सा होगा? बी। और सबसे कम सी। समझ में आ रहा है कैसे मैंने किया? कि आपको स्ट्रेंथ पे ये जो ग्रुप है, इसकी ऑर्डर जो है, ये ग्रुप सबसे वीक यहाँ पे ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये और ये मिडिल है। मतलब स्ट्रॉन्गर -m ग्रुप बात करें तो CN सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद CHO है, और उसके बाद COOH ग्रुप है ना। इसकी स्ट्रेंथ है -m ग्रुप का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका है? CN, CHO, उसके बाद COOH। तो ये CN जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींचना स्टार्ट करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। और चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ केटायन ये हुआ। अब जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ केटायन, है ना, सबसे ज्यादा, अब केटायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, है ना, उसको बॉन्ड ब्रेक करने में उतना ही कम एनर्जी लगेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? जस्ट अपोजिट। नहीं, तो बॉन्ड एनर्जी जो होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट ए का सबसे कम हो जाएगा, और उसके बाद डी हो जाएगा, और उसके बाद बी हो जाएगा, और उसके बाद सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको ब्रेक करने में लगेगा? इसको लगेगा। बात समझे? ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। ये जब अब क्या रेजोनेंस करेगा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर रेजोनेंस ऐसे नहीं कर रहा है ना, रेजोनेंस नहीं कर रहा। जब ये ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
अपोजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ये मोर स्टेबलाइज हो रहा है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा, आपको कैटायन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। किसी का भी पूछ सकता है, सी एच भी पूछ सकता है कि सी एच एक कंपाउंड दे दिया और उसमें पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सी एच का मतलब बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि कोई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अच्छा, इस चारों कंपाउंड पूछा जाता है कि सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी किसका ब्रेक होगा। मान लो एक ही बीकर में सब डाल दिया गया, तो सबसे पहले ब्रेक किसका होगा, ए का, जिसका बॉन्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बट ये इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब सारा पॉइंट कहाँ यूज होता है, रिएक्शन में, कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, सब ये सब यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैं एक कंपाउंड दे दूं, जैसे ए है, बी है और ये सी है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सी एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो, या अरेंज कीजिए इसको एनर्जी ऑर्डर में ए बी सी को। बात समझ में आ रहा है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कैसा बॉन्ड होगा, इसको कैसा ब्रेक कर सकते हैं हम, इसको होमोलाइटिक क्लीवेज, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंस मिनिमम है, तो इसको ब्रेक करेंगे कैसा, होमोलाइटिक क्लीवेज में। ठीक है, हेट्रोलाइटिक भी कर सकते हैं आप, हेट्रोलाइटिक भी कर सकते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे निगेटिव चार्ज है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक ही चार्ज रखेंगे, ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर बता सकते हैं इसको, क्या होगा ऑर्डर। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा ये दोनों कंपाउंड एक ही हो गया है ना, इसको चेंज करना है थोड़ा सा, CH3CH2H ऐसा। अब देखिए ये ए और ये क्या था, बी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया कि इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो यहां पर क्या बन गया, फ्री रेडिकल्स। इसको ब्रेक करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स। इसको यदि ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स। अब बता सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तीनों का सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए का, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स सिंगल वन डबल वन के साथ क्या है, कंजुगेशन या रेजोनेंस करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल्स को ब्रेक किया, क्या ये कंजुगेशन में है, नहीं है, तो ये कौन सा कार्बन पर प्रेजेंट होगा, sp3। और इसको ब्रेक किए तो फ्री रेडिकल्स किस पे बनेगा, कौन सा कार्बन बनेगा, sp2 पे बनेगा, है ना, तो sp2 कार्बन पे बन रहा है। तो यहाँ पे अब आपको अभी मैंने बताया था कि sp2 का स्टेबिलिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसको ब्रेक करने में लगेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, उसके बाद इसको, सबसे कम किसको लगेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा कम किसको लगेगा, ए को करने में लगेगा, उसके बाद किसको लगेगा, बी को लगेगा, उसके बाद सी को लगेगा। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसको लगेगा, सी को। क्यों लगा, क्योंकि इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेगा, sp2 कार्बन पे फ्री रेडिकल्स क्या होगा, अनस्टेबिलिटी होगा। sp2 कार्बन पे sp3 कार्बन पे स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है, और sp3 कार्बन पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे कौन सा कार्बन बन रहा है, sp3, इसको इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था।
बताया था ना, यहाँ पे चॉइस था ना, ये 3 चॉइस देकर बताया था ना कि आपको sp3 पे जो फ्री रेडिकल्स बन रहा है उसकी एस्टिबिलिटी ज़्यादा होगा, sp2 पे कम होगा और sp पे मिनिमम एस्टिबिलिटी आएगा। तो इसकी एस्टिबिलिटी क्या हो गया, मिनिमम हो गया। उससे ज़्यादा एस्टिबिलिटी इसका होगा। सबसे ज़्यादा एस्टिबिलिटी किसका बना है, फ्री रेडिकल्स के यहाँ। क्यों, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसका यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये रेजोनेंस करेगा। तो जब रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो कब ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये फ्री रेडिकल्स बनेगा और ये रेजोनेंस करेगा। जब रेजोनेंस कर रहा है मतलब इसकी एस्टिबिलिटी बढ़ रहा है। जब इसकी एस्टिबिलिटी बढ़ेगा तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस टाइप से बॉन्ड एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। आपको केटायन के फॉर्म में दे सकता है और एनायन के फॉर्म में दे सकता है, मतलब फ्री रेडिकल के फॉर्म में दे सकता है। कि एस्टिबिलिटी ऑर्डर जब भी निकालना हो तो या बॉन्ड एनर्जी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको अरेंज करके बताइए। सिर्फ इतना नहीं। ठीक है, इसका एस्टिबिलिटी ऑर्डर बताना है, मतलब एस्टिबिलिटी ऑर्डर नहीं, क्या बताना है, इसका बॉन्ड एनर्जी। जैसे ये बॉन्ड एनर्जी, ये आपका ए है, ये बी है, सी हो गया और ये डी है। तो अरेंज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड लेंथ। समझे, बॉन्ड एनर्जी किसका बनाना है, CCl का बताना। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, बताइए क्या होगा। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, बोलो। अरेंज कीजिए। बना के देखना है, बनाइए बनाइए, ड्रॉ कीजिए, क्या आएगा। बनाओ बनाओ। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, किसका बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगा, किसका बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होगा।